जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही सारे दोस्त जानते हैं कि परीक्षा की जो घड़ी है वो हर एक दिन अब जो है नज़दीक आती जा रही है। हर एक दिन जाता हुआ दिन है। दरअसल में वो जाता हुआ दिन आपका मेहनत का दिन है। तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है। खुश इस बात से होना है कि हम तैयारी को अपनी को एक एक दिन बढ़ाते हुए आगे अपने टारगेट की तरफ चल रहे हैं। यानी हर एक दिन आपकी तैयारी और बेहतर होती जा रही है, जिसको आप कर रहे होंगे। तो आज साथ ही ये हमारा अंतिम जो प्रैक्टिस सेट होगा, अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और इसमें साथ ही हम हिंदी साहित्य, कल मैंने आपसे बताया था महत्वपूर्ण रचनाएं, आज हम जो पुरस्कार और हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, ठीक है, जैसे वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उपभाषाओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बोलियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपका पत्रिकाओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन सबको आज हम इस कक्षा में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखना है और उत्तर देना है। तो सारे साथी एक बार बड़े ध्यान से प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। आज अंतिम क्लास ही है हमारी। बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें। ठीक है, परीक्षा में इसका सीधी तौर पर एकदम से प्रत्यक्ष रूप से फायदा आप सबको मिलेगा, ये आप सब देखेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अवहट्ट के जो अवहट्ट है उसके उद्भव यानी उसके उत्पत्ति का सही क्रम क्या होगा, कौन सा क्रम होगा? कई साथियों ने लिखा है डी। तो देखते हैं एक बार। यानी संस्कृत, संस्कृत से जन्मी पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट्ट का जन्म हुआ। एकदम से ठीक बात है। अवहट्ट को बोलते अपभ्रंश का अपभ्रंश, कई बार पूछ लिया जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको कहा जाता है? क्या कहता है? अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आप कहेंगे भैया अवहट्ट को कहा जाता है। किसको? अवहट्ट। आपसे पूछे अवहट्ट शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? इसका पहली बार इस्तेमाल किया था ज्योतिश्वरी ठाकुर ने, और उनकी बड़ी चर्चित बुक है। कोई बता सकता है ज्योतिश्वरी ठाकुर जी की बुक का नाम? पहली बार इस्तेमाल किया किसने? ज्योतिश्वरी ठाकुर ने। किसने किया था? ज्योतिश्वरी ठाकुर ने किया। ज्योतिश्वरी ठाकुर। और इनकी बुक का नाम था आपका, क्या नाम था इनकी पुस्तक का? वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर में इन्होंने इसको सबसे पहले प्रयोग किया था। आप सारे लोग जानते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? आदि जननी है, उसको माँ कहते हैं। तो यानी संस्कृत से सबका जन्म होना शुरू किया। और संस्कृत के भी दो विभाजन कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो वैदिक संस्कृत जो वेदों में प्रयुक्त हुई, फिर उसमें हमने थोड़े से बदलाव किए। तो वो कौन सी संस्कृत हुई थी बताएंगे? यहाँ पर कौन सी संस्कृत आएगी, ये मेरा आपसे प्रश्न है। जो लोक में प्रचलित हुई, लोक में प्रचलित हुई, उससे फिर पाली जो कि साथ ही आपका महात्मा बुद्ध ने जिसको प्रचलित किया। फिर आपका प्राकृत जो कि जैन धर्म के समय अपनी साथ ही एक विशेष, जब उसमें आपके अनुयायी हुए उन्होंने अपनी पहचान की। अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर साथ ही आपका अवहट्ट, और अवहट्ट से ही किसका निर्माण हुआ? फिर आती है हिंदी। क्या बोलेंगे? फिर हिंदी आती है। तो ये हिंदी की यात्रा है। कहाँ से शुरू हुई? संस्कृत से। इसलिए संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। क्या बोलते हैं उसको? जननी है। तो कौन सी संस्कृत आई थी वैदिक के बाद में? भैया लौकिक संस्कृत थी, जो लोगों में प्रचलित हुई। एक तो वेदों में जो प्रचलित थी उसमें कुछ रूप परिवर्तित हमने किया और लोक किया, है ना। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अब ये जो अपभ्रंश है इनमें भी कई तरह के अपभ्रंश है। तो कौन से अपभ्रंश है? पैसाची, मागधी, ब्राचड़ या सोरसैनी? तो क्या बोलेंगे भैया? पश्चिमी हिंदी जो है वो सोरसैनी से जन्मी है। सोरसैनी से। जैसे अर्धमागधी से कौन जन्मा है बताएंगे? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा जन्मी है? तो आप कहेंगे भैया पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूर्वी हिंदी ही पूछी जाती है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपका बोली आती है। कौन सी आती है? अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, और साथ ही आपका छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है। सोच पाते होंगे आप सब लोग। जी भैया। अगर मैं बात करूं खश की, जो खस अपभ्रंश है उससे क्या बोलते हैं? पहाड़ी। कई बार आपका पहाड़ी को बोलते हैं। कुमायूनी भाषा को बोल देते हैं कुमायूनी। ठीक है। गढ़वाली को कह देते हैं गढ़, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली। ठीक है।
सौरसैनी से हमने बताया आपको किसका जन्म हुआ है, पश्चिमी हिंदी का। इसी सौरसैनी से आपका राजस्थानी, राजस्थानी और क्या बोलेंगे भैया, गुजराती का भी जन्म हुआ है। राजस्थानी और गुजराती भी इसी से जन्मी है। ब्राचड़ की अगर हम बात करते हैं, ब्राचड़ से किसका जन्म हुआ है जी, ब्राचड़ से भैया सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का। और अगर मागधी से हम अगर बात करें तो मागधी से कौन सी है आपका साथी, जो बिहारी है, यानी आपसे बिहारी पूछ ले, असमिया कई बार पूछ लेता है, असमिया पूछ लेता है, उड़िया पूछ लेता है, असमिया भाषा, उड़िया भाषा पूछ लेता है, बंगाली भाषा पूछ लेता है। ये सब किससे जन्मी है, ये मागधी से जन्मी है, मागधी से। और पैसाची से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका दोस्त एक तो पंजाबी, क्या बोलेंगे, एक तो भैया जी पंजाबी, और एक लहंदा का जन्म हुआ है। किसका, लहंदा का जन्म हुआ है, लहंदा का। ठीक है, आगे आएंगे। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं बताएंगे एक बार। 6, 7, 5 या फिर 4 होंगी। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है साथी, आपका 5 है। कितनी उपभाषाएं हैं, 5 है। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, पूर्वी हिंदी। दूसरा आपका पश्चिमी हिंदी, जिससे पीछे प्रश्न था। तो पश्चिमी हिंदी से पिछला प्रश्न किसका था, क्या बोलेंगे, किस अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी। इसमें आती कौन कौन सी है, कौरवी आती है, कौरवी जो एनसीआर के आसपास की है, जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली भी जिसको कहा जाता है, कौरवी यानी खड़ी बोली। हरियाणवी जो भाषा है आपका हरियाणा क्षेत्र की, हरियाणवी है। ब्रज भाषा जो मथुरा क्षेत्र की है, ब्रज भाषा। बुंदेल क्षेत्र की साथी, जो बुंदेलखंड झांसी वाला क्षेत्र है, बुंदेली। और कन्नौज क्षेत्र की कन्नौजी आती है। तो कितनी आती हैं कुल मिलाकर के, अगर मैं संख्या पूछूं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं, तो आप कहेंगे भैया ये आपका आती हैं कितनी, 5 आती हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तीसरा आता है इसमें बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब आते हैं। कौन सी आती है इसमें, भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मगही और आपका मैथिली भाषा आती है, मैथिली आती है, मैथिली। ठीक है, चौथा आता है आपका राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन आते हैं साथी बताएंगे, राजस्थानी में भी 4 आपका वर्गीकरण आते हैं। राजस्थानी जो आपका उपभाषा है इसके अंतर्गत आते हैं आपका कौन कौन आते हैं, मारवाड़ी आ जाता है, मारवाड़ी यानी कि जो आपका जोधपुर वाला क्षेत्र है। फिर इसमें साथी आपकी जयपुरी आ जाती है, जयपुरी जिसको हम क्या बोलते हैं बोली को, ढूंढांडी भी बोलते हैं, ढूंढांडी भी बोलते हैं। ठीक है, ढूंढांडी। और साथ ही इसी में आपकी आती है फिर आपका एक मेवाती, जो मेवात क्षेत्र की है। और इसी में आती है एक मालवी, क्या बोलेंगे, मालवी आती है जी। अच्छा, 5वें उपभाषा समूह की बात करते हैं, वो आपका दोस्त कौन सा आता है, वो पहाड़ी आता है। कौन सा आता है, वो पहाड़ी आता है। ठीक है, जिसमें गढ़वाली है, कुमायूं ये सब आ जाती हैं आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में। नेक्स्ट, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, जो ब्रज भाषा है, क्या वो पहाड़ी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत तो गढ़वाली और कुमायूनी आती हैं भैया। पूर्वी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। पश्चिमी के अंदर अभी हमने पढ़ा आपका मथुरा क्षेत्र की ब्रजभाषा। राजस्थानी के अंतर्गत अभी हमने पढ़े मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी। आगे आएंगे। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, देखो इस प्रश्न पर गलत उत्तर हो सकता है। यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछ लिया गया आपका 2021 जो 2023 में परीक्षा हुई, तो उन्होंने इसका उत्तर माना 5। बहुत जगह इसका उत्तर साथी 4 भी माना हुआ है। ठीक है, छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया लेकिन आयोग ने उसको सही नहीं किया था बाद में भी। तो 5 क्या, दरअसल में आधुनिक रूप से, यानी जब यूपी के एग्जाम में मांग लिया तो अब आपके पास आधार रहेगा यूपीएसआई परीक्षा, तो आपको भी उत्तर क्या दे के आना है, अब 5 दे के आना है। तो 5वां परिवार कौन सा मानने लग गए हिंदी के बहुत सारे विशेषज्ञ, एक तो होता है आपका हिंदी आर्य भाषा परिवार, हिंदी आर्य भाषा परिवार है साथी आपका। ठीक है, आर्य भाषा परिवार है। एक दोस्त आपका परिवार माना जाता है, दूसरा कौन सा, द्रविड़, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, एक बार सारे दोस्त लिखें, द्रविड़ के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। तो तुलु कहां पर बोली जाती है, यूपीएसआई में पूछा गया था भी, तुलु कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम केरल की है आपका,
ठीक है। तमिलनाडु की साथी अगर बात करें हम, तमिल है। आंध्र की तेलुगु की बात करें तो दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको हम बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के। तीसरा परिवार इसमें आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। चौथा परिवार होता है इसमें चीनी तिब्बती, जिसके अंतर्गत मंदारियन आ जाती है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कितने दोस्त बता सकते हैं पांचवा परिवार किसको माना जाता है? पांचवा माना जाता है अंडमानी भाषा परिवार को। इसको अंडमानी जो भाषा परिवार है, अंडमान क्षेत्र का जो आपका इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत की भाषाओं को अंडमानी भाषा परिवार। तो पांचवा परिवार ये अलग से पूछ ले कि किसको माना जाने लगा है, तो आप कहेंगे अंडमानी निकोबारी जो भाषा है उसको पांचवा माना जाने लगा है। ठीक है जी, थम्स अप करें जी भैया, हम इससे अपडेट रहेंगे, क्योंकि हम अक्सर अधिकतर पुस्तकों में, अधिकतर हमारे जो गुरुजन लोग हैं वो सभी क्या पढ़ाते हैं, वो 4 पढ़ाते हैं। तो वो जर्नल होता है 4 ही होता है, हम भी हमेशा 4 ही पढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या बोलेंगे इसको अब हमको उत्तर देना होगा 5। ओके, आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? जो राजभाषा हमारी साथी जो हिंदी है, भाषाएं कितनी तरह की होती हैं? एक तो दोस्त होती है आपका नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? आप सबका उत्तर आना चाहिए भैया, राष्ट्रीय भाषा हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। नेशनल लैंग्वेज जो पूरे देश की लैंग्वेज हो, ऐसी कोई लैंग्वेज हमारे यहाँ पर नहीं है। नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ दूसरी भाषा होती है आपकी साथी राजकीय भाषा, जो स्टेट की होती है, वो तो आपका राज्य की हो गई। जैसे मैं आपसे पूछूं नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? जैसे यूपी में आप सब पढ़ते हैं हिंदी और उर्दू है, तो आपका क्या बोलेंगे? जैसे राजकीय भाषा किसकी होती है? स्टेट की होती है, तो इसको स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। ये किसकी है? ये स्टेट की है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट लैंग्वेज। ठीक है। एक होती है हमारी साथी क्या? राजभाषा। तो हिंदी हमारी क्या है बताएंगे? राजभाषा होती है भैया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी को हम साथी आपका ऑफिशियल कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इसी को हम कहते हैं, या इसी को कई बार हम आपका संपर्क भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि हिंदी क्या है, और ऑप्शन में ना तो ऑफिशियल हो ना राजभाषा हो, तो संपर्क भाषा चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, संपर्क भाषा चुन लेंगे। समझ गए? इसी को हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, क्योंकि दक्षिण के लोगों ने बोला कि भाई भाषा है तो हमारी भी हिंदी ही क्यों रहेगी। तो राजभाषा का जो प्रावधान आता है वो पूछ रहा है किसके अंतर्गत है? तो भाग 17 के अंतर्गत है, जिसमें साथी आर्टिकल 343 से 51, 343 से 51, सॉरी ये चल नहीं रहा है, 351, 343 से 351 है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्त, आपका आर्टिकल 343 में किसकी बात की गई है? हिंदी भाषा की बात की गई है कि हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और उसकी लिपि कौन सी बताई गई है? हमारी जो भाषा राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि कौन सी बताई गई है आर्टिकल 343 में? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि है। और राजभाषा हमारी जो हमारी साथी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा, वो हिंदी है। तो ये तो बातें कर दी गई दोनों किसमें? आर्टिकल 343 में। और आर्टिकल 351 में क्या बताया गया? आर्टिकल 351 में इनके साथी विकास के निर्देश दिए गए कि इनको बढ़ावा दिया जाए। विकास के निर्देश दिए गए इसमें। ठीक है, विकास के निर्देश दिए गए। ओके। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भाग 17 ठीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण भारत के लिए मैसूर में, बंगलौर में, हैदराबाद में, या फिर साथी आपका चेन्नई में होगा? तो बताएंगे। दक्षिण भारत जो हिंदी प्रचार सभा है साथी, उसका मुख्यालय आपका किस शहर में है? तो कौन से शहर में बताएंगे? तो सबका उत्तर आएगा भैया वो आपका चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में ये हेडक्वार्टर आपका मौजूद है। स्थापना दरअसल में इसकी हुई थी 1918 में। स्थापना कब हुई थी? 1918 में। वहीं पर साथी एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहां पर है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहां पर है? तो क्या आप लिखेंगे? तो आप कहेंगे भैया केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय है ये आपका नई दिल्ली में 1960 में स्थापित हुआ था।
1960 में नई दिल्ली में, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। मैं आपसे पूछूं भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर है? भाषाओं को आपका विकास देने के लिए जो भाषा संवर्धनी सभा है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया वो आपका अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तोताराम जी ने इसको स्थापित किया था, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर हम दोस्त बात करते हैं भारत की, जैसे मैंने बताया आपको, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है कि नहीं आती है? बताओ पहले तो, यस और नो बोले जी। 8वीं अनुसूची की 22 जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है कि नहीं आती? जी भैया आती है। अब जो हमने एक बात कही कि हिंदी को हमने माना था, अभी आपको बताया राजभाषा, तो हिंदी जो राजभाषा बनी ये किस तारीख को बनी थी बताएंगे जी? वो डेट कौन सी थी जिस दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं? तो भैया 14 सितंबर थी, 14 सितंबर 1949 की वो तिथि थी। इस दिन हमने हिंदी को क्या राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हिंदी क्या हो गया? 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, ये बड़ा पूछा जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो सब जानते ही हैं, मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हिंदी डे। तो उसके लिए क्या बोलेंगे भैया? हम उसको भी जानते हैं, अभी आज ही की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। प्रमुख जो साथी आपके हिंदी भाषा के सम्मेलन हुए हैं 12, उनके बारे में हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है जी हमारा 10 जनवरी को, क्योंकि पहला हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में 10 से 14 जनवरी तक ही हुआ था, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वो 21 फरवरी है, वो आपको पता होना चाहिए। यहीं पर साथी एक प्रश्न आता है आपका, राजभाषा अधिनियम कब आया था? राजभाषा को लेकर के जो एक्ट आया वो किस वर्ष आया था? तो राजभाषा अधिनियम आप बोलेंगे 1963 में आया जी। यहीं पर साथी आपसे पूछा जाएगा जो राजभाषा आयोग था हमारा, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजभाषा आयोग ये दोस्त आपका बना था कब? 1955 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? पहले अध्यक्ष क्या बोलेंगे? पहले अध्यक्ष थे इसका साथी बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे, बीजी खरे, बीजी खरे साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साथी ऐसा ही एक प्रश्न, आर्टिकल 120 में किसका जिक्र है? कितने दोस्त बता सकते हैं? और मैं बात करूं आपका फिर एक प्रश्न, ये जेल वार्डन में पूछे गए थे, हिंदी साहित्य के ही दोनों प्रश्न थे। आप सब लोगों से जानना चाहेंगे आर्टिकल 120 में क्या है, एक बार विचार करेंगे और बताएंगे, है ना? बहुत बढ़िया। कुछ साथी कह रहे हैं भाषा भाषा भाषा, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा। भाषा क्या है? भाषा तो आर्टिकल 343 में भी है, आर्टिकल 343 में भी है, वो तो बहुत बढ़िया। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात है। और आर्टिकल 210 में क्या है? वो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात है। तो पहले संसद फिर विधानमंडल, संसद में जो साथी भाषा प्रयोग होगी। बहुत साथियों ने उत्तर लिखा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 5 या 3? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे ज्यादा अच्छा वर्गीकरण माना जाता है। तो आदि काल का जो किसने? शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जानते हैं ना, प्रमुख आलोचक कहे जाते हैं हिंदी भाषा के। तो आदि काल को कब से कब तक माना इन्होंने, जरा बताएं। भक्ति काल को शुक्ल जी के अनुसार कब से कब तक माना गया है? भक्ति काल को। रीति काल को साथी कब से कब तक माना गया है? रीति काल को। अगर हम बात करें आधुनिक काल को कब से कब तक माना गया है? आधुनिक काल को कब से कब तक माना गया है? आदिकाल की अगर हम बात करते हैं वो 1050 से लेकर के 1375 तक है, 1375। भक्ति काल की बात करते हैं वो 1375 से लेकर के आपका 1700। इसमें फिर बहुत सारे नगेंद्र जी ने इसको थोड़ा बहुत आगे 10-20 वर्ष खिसका दिया। रीति काल आपका 1700 से लेकर के 1900 और आधुनिक काल आपका 1900 से लेकर के 1984, ठीक है, आधुनिक काल। फिर अन्य अन्य लोग आए, अन्य अन्य लोगों ने इनके वर्ष क्या है अलग अलग बताए। क्या बोलेंगे? अलग अलग इनके वर्ष बताए। तो वो एकदम से परफेक्शन, तो उसमें उस तरह का प्रश्न आता भी नहीं है कि भाई भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है, क्योंकि उस पर बहुत विभेद है। बहुत सारे शास्त्रियों के अनुसार किसका माने,
अगर तो सबके नाम दे तो फिर वो टीजीटी पीजीटी स्तर की बात हो जाती है कि किसी व्यक्ति का नाम दे के, वर्गीकरण दे के और पूछे उनके अनुसार ये काल कब से कब तक है, उस तरह के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। आदिकाल का जो संभावित समारंभ कौन सा माना गया है? आदिकाल का जो समय आरंभ है वो 1050 से माना गया है। कब से? 1050 से 1375 तक माना गया है। ठीक है। आदिकाल, आदिकाल को साथी हम और किस नाम से जानते हैं? तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल, जिसमें साथी आपका युद्ध आदि की कहानियां लिखी गई, वीरगाथा काल इसी को कहते हैं। ठीक है। जैसे साथी भक्ति काल था हमारा, भक्ति काल को हम और क्या नाम देते हैं? भक्ति काल जो 1375 से 1700 तक मैंने आपको बताया, तो आप कहेंगे उसको पूर्व मध्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल उसको कहा जाता है। रीति काल की अगर हम बात करते हैं साथी 1700 से 1900 तक, तो रीति काल को हम बोलते उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। जो 1700 से मैंने आपको बताया 1900 से 1984 तक बताया, वो क्या है आपका? इसको हम गद्य काल भी कहते हैं, गद्य काल। ठीक है। आगे आएंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था? भक्ति काल को, जिसमें साथी भक्ति से संबंधित रचनाएं हुई, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, बाबू गुलाब राय ने कहा, या फिर श्याम सुंदर दास ने कहा। तो किस व्यक्ति ने कहा? आप कहेंगे भैया श्याम सुंदर दास जी ने कहा। यहां पर बच्चे गलत कर जाते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन चुन लेते हैं, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है स्वर्ण युग नहीं, उन्होंने कहा है स्वर्ण काल। दोनों शब्दों में अंतर है, स्वर्ण काल। ठीक है। समय को काल, युग समयों का एक समूह। रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, इन्होंने कहा इसको भक्ति काल। जो भक्ति काल नाम है किसके अनुसार दिया गया था? ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही द्वारा दिया गया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए, उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या कहा? ठीक है। द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या कहा आपका? तो आप कहेंगे भैया लोक जागरण काल कहा, लोक जागरण काल कहा है। जिस मेरे साथी की अभी भी साहित्य पढ़ने की इच्छा बाकी हो, जिसको ये लगता हो साहित्य से पता नहीं कुछ आएगा और मैं उसमें एक पारंगत हो जाऊं और एक विशेषता हासिल कर लूं, तो मैंने 6 कक्षाएं यूट्यूब पर भी कराई हुई हैं साहित्य की। जो साथी हमसे नहीं जुड़ पाए होंगे उस समय, नए साथियों के लिए कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं मैं इसमें, हालांकि मैंने कहा ये जो कक्षाएं मैंने कराई यहाँ पर या फिर मैराथन में जो मैं आपको करा दूंगा, सिर्फ इतना भर परीक्षा में लेके जाना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कुछ लेना हो तो खाकी बैच से आप पढ़ भी सकते हैं उसको, है ना। अगर आपके मन में कुंठा है, एक तो ये है कि कुंठा खत्म हो जाए मेरे कहने से, मैं ये बोलूँ कि भैया नहीं इतना काफ़ी है, एक तो उसको मान लें आप। एक ये नहीं जी मैं तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस से चलूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सलाह देंगे, आपकी सलाह नहीं मानूंगा, किसी अन्य व्यक्ति की सलाह मानूंगा, तो फिर आपके लिए मैं सोर्स बता रहा हूँ कि अभी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तो वो भी एक विकल्प है, आप फिर वो पढ़ सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया था? बीजवपन किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, शिव सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। मिश्र बंधुओं ने साथी आपका जो प्रथम कालखंड यानी जो आपका आदिकाल है जो वीरगाथा काल है, उसको इन्होंने कहा क्या आपका? प्रारंभिक काल। क्या कह दिया था इन्होंने? प्रारंभिक काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? जो साथी आपका आधुनिक काल है वो 1850 से माना जाता है, 1700 से माना जाता है, या आपका 1750 से या फिर 1900 से माना जाता है। तो आधुनिक काल कब से बोलेंगे भैया? अब जो शुक्ल जी के अनुसार है, शुक्ल जी ने क्या कहा था आधुनिक युग को? शुक्ल जी ने तो कह दिया भैया 1900 से 1984, यही कहा 1900 से 1984। लेकिन यहां पर कहीं प्रश्न में पूछा कि शुक्ल जी के अनुसार कब से कब माना गया है, तो यानी कि इस परिभाषा में आपको शुक्ल जी उत्तर नहीं देना है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने लेके आया हूं। हम क्या गलती कर देंगे भाई? शुक्ल जी के अनुसार हम कर दें, तो ये सामान्य सत्य नहीं है, सबके अनुसार जो मान्य है वो 1850 ईस्वी से। ठीक है। हिंदी साहित्य के साथी विभाजन की बात करते हैं, जिसमें 4 युग आते हैं आपका। 4 युग कौन कौन से आते हैं उसको समझना है। 4 युग कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इसमें साथी आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का विभाजन किया गया।
भारतेंदु युग की शुरुआत मानी गई है आपका 1850 से लेकर के 1900 तक। फिर साथ ही आपका दूसरा युग माना गया है इसमें इसके बाद का द्विवेदी युग। समझ पाएंगे आप मेरी बात कि 1850 क्यों इसको कहा गया। फिर द्विवेदी युग को रखा जाता है आपका 1900 से लेकर के 1918 तक। तीसरा साथी इसी में आता है आपका छायावाद युग, छायावाद युग, ठीक है। और छायावाद युग को माना जाता है 1918 से लेकर के 36 तक। और चौथा इसमें आता है साथी आपका छायावाद के बाद का, यानी छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर युग उसको हम कहते हैं। और वो दोस्त 1936 के बाद का है से अब तक ये विभाजन किया गया। तो जिसके कारण ये है कि बहुत सारे लोगों ने शुक्ल जी के विभाजन को नहीं माना, और परीक्षाओं में जो उत्तर माना गया है इसका परीक्षा की दृष्टि से तो आयोग द्वारा प्रदत्त उत्तर है 1850, उसी को सही मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। भैया गद्यांश वाले प्रश्नों को कम समय में कैसे करें। देखो, दरअसल में गद्यांश इस डिजिटल बोर्ड पर होने की चीज नहीं है, क्योंकि परीक्षा में तो बड़े गद्यांश आते हैं। अब हम यहाँ छोटे गद्यांश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े गद्यांश की प्रैक्टिस हम कभी नहीं कर सकते। और गद्यांश में मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं तो सारे नियम समीकरण सब फेल होते हैं। जो मेरी इस बात से विचार से सहमत हो वो एक बार थम्स अप करें। जैसे हम कहते हैं कि भैया शीर्षक निकालने के लिए कुछ जुगाड़ बता दीजिए, कुछ नहीं, वो उसका आपको भावार्थ समझना होगा कि किस बारे में गद्यांश कह रहा है। प्रश्न की क्या प्रवृत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पढ़ के ही की जा सकती है, सिर्फ गद्यांश पढ़ के। छोटा गद्यांश आएगा सभी कर पाते हैं, जब गद्यांश की भाषा बड़ी होती है तो वो सबके लिए एक नया अनुभव होता है, और वो आपको अपने तरीके से ही हल करना होता है। उसके लिए प्लीज कक्षाएं करने मत बैठ जाना, यहीं से गद्यांश फंसेगा, ठीक है। या आपसे मैं ये बोल दूं कि भैया एक क्लास में तुम्हारे लिए लगा दूं कि 2 घंटे की 3 घंटे की, मैं बोलूं गद्यांश यहीं से फंस जाएगा, नहीं, मतलब फंस भी जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बच्चे कर सकते हैं, वो तो आपको समझ के करना है उसको। असल में क्या होता है, बस गद्यांश में कुछ जगह आपको लगे तो उसको मार्क करते रहते हैं, ताकि हमको ये रहे कि ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, 2-3 जगह उसमें लाइन खींच दिया करो। फिर प्रश्न को पढ़ें, फिर उसको वापस से ढूंढने का प्रयास करें कि इन शब्दों का जो वर्णन है वो कहाँ पर किया गया था, और फिर वहां पर पहुंच के उसका सही अर्थ और 4 विकल्प क्या कहते हैं, उन चारों को फिर तर्कसंगत तरीके से देखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। श्रीलाल शुक्ल ने, शांति प्रसाद जैन ने, कैलाश वाजपेयी ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, बताएंगे जी। समझ पाए होंगे आप मेरी बात जो मैंने आपको बताई, यही है, खुद को थोड़े से स्मार्ट बनाओ। क्या बोलेंगे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये शांति प्रसाद जैन, क्या बोलेंगे, शांति प्रसाद जैन। स्थापना 1961 में हुई, क्या बोलेंगे, स्थापना इसकी हुई है 1961 में, 1961 में। और साथ ही प्रथम जो पुरस्कार मिला वो किस वर्ष मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला जी 1965 में, 1965। किसको मिला था जी शंकर कुरूप को, क्या बोलेंगे, जी शंकर कुरूप को मिला था। किस रचना के लिए मिला था बता सकते हैं क्या, मलयालम भाषा के लिए, ओष्टक्कुलाल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रथम पुरस्कार हो गया। किस भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ सबसे पहले, मलयालम। तो मैं आपसे पूछूं ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। शुरुआत में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, वो धीरे धीरे बढ़ाई गई, जैसे 2005 में उसको 7 लाख तक किया गया। वर्तमान में जो राशि है उसकी कितनी है, वर्तमान में इसमें 11 लाख रुपए, 1 सॉल और माँ सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है, मूर्ति दी जाती है। और साथ ही क्या बताया मैंने आपको, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भाषा आप कहेंगे भैया 22 है, 22। लेकिन जब हिंदी साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो वो कितनी भाषाओं में आप कहेंगे हमेशा। अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप कहेंगे भैया जो आपका साहित्य अकादमी है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब वो 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं फिर, तो 2 तो ये 22 हो गई 8वीं अनुसूची वाली, तो इसमें तो हिंदी शामिल है। तो 24 में कौन सी 2 हो गई, तो ये है 22 + 2, अर्थात 2 इसमें आती हैं राजस्थानी और अंग्रेजी, क्या बोलेंगे, राजस्थानी और आपका अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए फिर तो साथी आपका ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता भैया, लेकिन एक बार ज्ञानपीठ अंग्रेजी के लिए दिया जा चुका है, ठीक है, एक बार दिया जा चुका है। किस वर्ष का जरा बताएं, मैं हमेशा आप पर इस बात पर जोर देता था
कि भैया शैडो लाइन को लिखा किसने? अमिताभ घोष जी ने, और अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था, ठीक है, 2018 का। तो मुझे बताओ प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ मिला, प्रथम महिला है साथी आपका आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी हैं, और आशा पूर्णा देवी को किस भाषा के लिए मिला था? बांग्ला भाषा के लिए मिला था। इसके लिए, यानी ये दोनों ही हिंदी के नहीं है, दोनों ही हिंदी के नहीं है, ये बांग्ला के हो गए, मलयालम के। तो हिंदी के प्रथम पुरुष कौन है? हिंदी में प्रथम पुरुष कौन है? पुरुष जिनको हिंदी में सबसे पहले मिला, तो क्या बोलेंगे भैया? वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। 1968 में मिला था, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। 1968 किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और पहली महिला की बात करूं मैं, महिला हिंदी में प्रथम कौन रही? महिला जो हिंदी में प्रथम है वो है महादेवी वर्मा। जरा बताइए किस वर्ष मिला था महादेवी वर्मा जी को? तो आप सबका आंसर आएगा भैया 1982 में। किसके लिए मिला था? यामा के लिए। और इसके बाद में तो क्या है आपका, फिर संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। अब तक रचनाओं के लिए मिलता था 1982 तक, इसके बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ओके, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? तो पहला तो किसको मिल गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो सुमित्रा नंदन पंत जी तो नहीं है, तो दूसरे थे आपका रामधारी सिंह दिनकर जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को मिल गया 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला कब? दूसरे हैं 1972 में। और किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है, उर्वशी के लिए। अच्छा, तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं आपके साथी कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनको किस वर्ष मिला था? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को मिला। इनको दोस्त किस वर्ष मिला था? जरा बताएंगे। तीसरे हैं, तो आप कहेंगे इनको भैया मिला आपका, कब मिला था इनको तीसरे को? कितनी नावों में कितनी बार के लिए? 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार? यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,500, कितनी नावों में कितनी बार? दोनों में पूछा गया। 49,568 दोनों में पूछा गया, कितनी नावों में कितनी बार, है ना। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? कितनी भाषाओं के लिए? क्या बोलेंगे भैया? 22 भाषाओं के लिए, मैंने बताया। लेकिन 2018 में जो 54वां था, पूछ लेगा कौन सा ऐसा है जो 22 भाषाओं में से एक भाषा के लिए नहीं दिया गया था, तो 54वां था, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, अंग्रेजी भाषा के लिए, अपवाद है ये। और ये किसके लिए? द शैडो लाइन के लिए। द शैडो लाइन बड़ी चर्चित किताब है, एसएससी तो बहुत पूछता है इसको। द शैडो लाइन्स किसकी है? अमिताभ घोष की है। अमिताभ घोष की है, ठीक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है। आगे, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अभी में हमने इसकी व्याख्या की, तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला? अभी बता चुका मैं। ये कौन से नंबर के थे, जरा ये बताएं भैया। ये तीसरे नंबर के थे। और किस पर मिला था? 1978 में, 1978 में। 1978 में प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? नहीं है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। यामा है, आप कहेंगे जी हाँ 1982। चिदम्बरा आपका 1968, आपका उर्वशी 1972। बुनी हुई रस्सी नहीं है। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बड़े अच्छे लेखक हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना साथी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी जो साथी ये पुरस्कार देती है, तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 12 मार्च 1954 को, 4 मार्च 1955 को, 10 मार्च 1956 या 10 मई 1957। 12 मार्च 1954 को भैया इसकी स्थापना हुई थी, याद रख लेना। और याद रख लेना जो प्रथम पुरस्कार ये दिए गए किस वर्ष दिए गए, या आप मुझे बताओ प्रथम पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस वर्ष में? ये मेरा आपसे प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। और माखनलाल चतुर्वेदी साथी, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, इनको हिंदी की एक भाषा क्या बोलेंगे, एक रचना थी हिम तरंगिणी के लिए।
हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था भैया? 1955 में दिया गया था, 1955 में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी की कौन सी रचना जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी मिला? तो अंग्रेजी की रचना भी पता होनी चाहिए। अंग्रेजी की रचना कौन सी है पहली? अंग्रेजी की पहली रचना कौन सी है? तो अंग्रेजी की जो साथी पहली रचना है वो है आपका आर के नारायण। क्या बोलेंगे? आर के नारायण जी को मिला। कब मिला था इनको? 1960 में मिला। जैसे प्रथम पुरस्कार हो गया साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ हो गया, तो इनका दूसरा भी आपको हमेशा पता होना चाहिए। मुझे बताओ सेकंड व्यक्ति कौन है, दूसरे व्यक्ति कौन है साहित्य अकादमी पाने वाले? तो दूसरे व्यक्ति हैं साथी आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका नाम कम से कम याद रख लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। इन्होंने दरअसल में क्या था, आपका जो पद्मावत संजीवनी थी उसकी व्याख्या की थी। तो इनको अगले ही वर्ष मिला था 1956 में, 1956। 2023 में किसको मिला? साहित्य अकादमी 2023 में किसको मिला? तो क्या बोलेंगे भैया? ये मिला संजीव जी को। किसको मिला? संजीव को मिला। और संजीव की कौन सी रचना है आपका? संजीव की रचना है मुझे पहचानो। संजीव कुमार के नाम से भी जानते हैं इनको, मुझे पहचानो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी परीक्षा के लिए, इसको इंपोर्टेंट मार्क करके रखना, मुझे पहचानो। अज्ञेय जी ने लिखी रचना आंगन के पार द्वार, उसको कौन सा पुरस्कार मिला? अज्ञेय जी की। भाई जो आपका साथी अभी हमने बात की कितनी नावों में कितनी बार, उसको तो ज्ञानपीठ मिल गया। आंगन के पार द्वार को कौन सा, क्या ज्ञानपीठ मिला? तो आप कह देंगे नहीं भैया हम जानते हैं इनकी तो कितनी नावों में कितनी बार को मिला है। साहित्य अकादमी मिला। कौन सा मिला? साहित्य अकादमी मिला। और 1964 का मिला, 1964 का मिला। ठीक है। 1964 वर्ष भी याद रखने, कुछ जिनके याद रखने उन्हीं को कक्षा में शामिल किया है। आगे आएंगे। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इस यात्रा में, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, या रात अभी मौजूद है? तो अनुभव के आकाश में चांद 1997 की लीलाधर जगूड़ी की बड़ी चर्चित रचना है, 1997। जैसे जिंदगी नामा के लिए पूछ लेते हैं, किसको नाम देता है? कभी आपसे वर्ष नहीं पूछेगा। देखो मैं परीक्षा में प्रश्न की प्रकृति आपको बताऊं, यूपीएसआई में भी पूछे गए या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत बार साहित्य अकादमी पूछे जाते हैं। तो पता भाषा क्या होती है? वैसे बोलता भाषा को। 1997 में अनुभव के आकाश में चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कारों को पढ़ा है? वो लिस्ट जिसको मैंने आपको साहित्य कक्षाओं में अक्सर पढ़ाया था, एक बार थम्सअप करके बताएं। तो जिंदगी नामा किसकी है साथी? आपका कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती। कृष्ण पूछेगा कि भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जिंदगी नामा को 1979 में कृष्णा के बोलेंगे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसकी लेखिका कौन है? जैसे पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, इसको भी साथी आपका नाला सोपारा, इसको भी साहित्य अकादमी मिला। तो ये किसकी इस जो लेखिका हैं वो कौन है? चित्रा मुदगल हैं। क्या बोलेंगे? 2018 में इनको भी मिला, चित्रा मुदगल हैं। कौन है? चित्रा मुदगल। ये भी साहित्य अकादमी पा चुकी है। टोकरी में दिगंत, क्या बोलेंगे? टोकरी में दिगंत, ये भी साथी पुरस्कृत रचना है। तो टोकरी में दिगंत किसकी रचना है? ये अनामिका 2020। क्या बोलेंगे? अनामिका 2020, बड़ी चर्चित रचनाएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष किसकी रचना है? अब ये दे दिया ना तो वर्ष पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे भैया ये मिले आपका 1967 में अमृतलाल नागर जी को। अमृतलाल नागर जी, इनको मिला 1967 में। दरअसल में इन्होंने ये अमृत और विष नाम से एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास मत बोला करो, उपन्यास बोलना है। क्या बोलना है? उपन्यास बोलना है। ठीक है। जैसे हवा में हस्ताक्षर को मिला है। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? हवा में हस्ताक्षर, जिसको साथी 2009 में मिला था आपका साहित्य अकादमी, तो आप कहेंगे भैया कैलाश वाजपेयी की रचना है। किसकी है? कैलाश वाजपेयी की रचना है। ठीक है। विनायक किसकी रचना है? विनायक, जिसको 2014 में साहित्य अकादमी मिला।
तो विनायक है आपका दोस्त किसकी? रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा की रचना है, रमेश चंद्र साहा की। कला और बूढ़ा चांद, बताइए। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आपका, तो ये साथी आपका क्या बोलेंगे? कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। 1960, जब मैंने आपको बताया आर के नारायण जी को भी मिला अंग्रेजी भाषा के लिए, तो हिंदी में तब ये थे। ओके, ऐसे ही दोस्त जैसे 1967, तो यहाँ पर वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। 1969 में बड़ी महत्वपूर्ण रचना आई आपका, क्या बोलेंगे? राग दरबारी। राग दरबारी को किसने लिखा था? और अगर तुमने इस किताब को पढ़ लिया ना, सोचो 1969 में पुरस्कृत हुई, तो उस समय की लिखी हुई पुस्तक है, आज के समाज का सही विश्लेषण करती है। कैसे भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारी कैसे होते हैं, अनैतिक आदमी कैसे होते हैं, नैतिक कैसे होते हैं, उन सब पर एक स्पष्ट व्यंग्य किताब करती है। बड़ी पतली सी किताब है, जब पेपर हो जाए तो एक बार खरीद के लाके पढ़ना और आज के समाज को समझ पाओगे बहुत अच्छे से। राग दरबारी किसकी किताब है? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है श्रीलाल शुक्ल। ऐसे ही 1967 हो गया, 1968 में भी दो चट्टानों के लिए दिया गया। दो चट्टानें किसकी रचना है? दो चट्टानें किसकी रचना 1968 में पुरस्कृत है? तो आप कहेंगे भैया हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन। तो ये दरअसल में तीनों लगातार थी, इसके लिए साहित्य अकादमी हिंदी के लिए। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए? तो यही प्रश्न आ गया। हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में मिला था दोस्त, 1968 में। सेम प्रश्न आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं आने से, उससे हमको बस जान लेना है उसको। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ किस वर्ष में बताया मैंने आपको, सारे साथी उत्तर करें। कुरुक्षेत्र के लिए तो, उर्वशी के लिए तो उनको ज्ञानपीठ मिला था। तो भैया किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। संस्कृति के 4 अध्याय, ये उनकी रचना थी, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। 1959 की रचना है, पुरस्कृत रचना है, शुरुआती दौर की। वो तो उर्वशी के लिए मिला, 1972 लिखा कई साथियों ने, बहुत शाबाश। हिंदी साहित्य अकादमी में पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, तो साथी यशपाल जी की रचना तो है आपका झूठा सच। कौन सी? झूठा सच है, जिसको मिला आपका साहित्य अकादमी। भीष्म समानी 1975 की तमस है, तमस है, तो ये भी रचना नहीं है। श्रीलाल शुक्ल मैंने अभी बताया, राग दरबारी 1969, 1969 की प्रसिद्ध रचना है उनकी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये किसकी रचना है? कल सुनना मुझे, धूमिल की रचना है, 1979 की। इनका नाम था दरअसल में पूरा सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल उपनाम से रचनाएं कौन लिखते थे? तो वो सुदामा पांडे थे। 1979 में इनको, 1979 में मिली थी रचना, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बोलेंगे भैया फटाफट से। भैया जिंदगी नामा 1980 है दोस्त, हमने क्या कोई गलत तारीख लिख दी? भैया जिंदगी नामा को एक बार देखिए, एक बार सॉरी, कृष्णा सोबती देखिए, जिंदगी नामा हमने 1979 1980 एकदम सही वर्ष होगा। इसमें मुझे कन्फ्यूजन था साथी, इसमें आप लोगों ने मदद की, उसके लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। इसको साथी एक बार करेक्ट करेंगे, एक बार इसको करेक्ट करेंगे सारे लोग, ठीक है। मैंने 1979 इसको लिखा था, कृष्णा सोबती 1980, एकदम करेक्ट, एकदम ठीक है दोस्त। आगे आएंगे। तो मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ से, या साहित्य अकादमी से? तो क्या बोलेंगे भैया? 2013 का साहित्य अकादमी मिला। मिलजुल मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासिरा शर्मा जी को किस रचना के लिए मिला था? कल भी मैंने आपकी इनको ये रचना बताई थी, 2016 में नासिरा शर्मा जी को मिला था, किसके लिए? पारिजात के लिए। किसके लिए मिला था साथी? भाई साहब पारिजात के लिए मिला था, नासिरा शर्मा को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किनको प्राप्त हुआ? और साथ में आप मुझे बताइए व्यास सम्मान पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो रामचंद्र शुक्ल को दिया गया, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, या रामविलास शर्मा? तो उत्तर आएगा हमारा रामविलास शर्मा जी को दिया गया, ठीक है। इसको साथी दरअसल में के बिड़ला फाउंडेशन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिए जाते हैं। और 1991 में
पहली बार ये दिए गए 1991 में शुरू हुए थे। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है बता सकते हैं क्या? भैया 4 लाख रुपए दी जाती है, 4 लाख रुपए। ठीक है, आपसे पूछे दूसरे व्यक्ति कौन थे व्यास सम्मान पाने वाले, तो आप कहेंगे भैया शिव प्रसाद सिंह थे, शिव प्रसाद सिंह थे। प्रथम महिला भी पूछ लेगा। शिव प्रसाद सिंह जी की बड़ी चर्चित रचना है नीला चांद। और अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, यहां से याद आता है, हाँ इनकी रचना भी याद रखना, रामविलास शर्मा जी की भी। क्या बोलेंगे आपका? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, तो पता होना चाहिए ना, भाषा परिवार और हिंदी, क्योंकि इसके लिए पहला पुरस्कार मिला है। मुझे एक रचना याद आ रही थी नीला चांद से, मुझे चांद चाहिए, ये प्रसिद्ध रचना है साहित्य अकादमी की। क्या आप बता सकते मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? बोलेंगे भैया फटाफट से, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे भैया जी सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आएंगे। इनमें से मन्नू भंडारी कह रहे हैं कुछ, तो सुरेंद्र जिन साथियों ने लिखा उनका उत्तर सबका सही है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी को, बड़ी चर्चित रचनाएं हैं, कामायनी को, आत्मजयी को साथी आपका, या फिर कामायनी को, या गुनाहों का देवता, या फिर गोदान को। तो आत्मजयी कहेंगे। आत्मजयी किसकी है? आत्मजयी पुस्तक बताएं भैया। ये कुंवर नारायण की पुस्तक है, कुंवर नारायण की पुस्तक है, व्यास सम्मान प्राप्त कर चुकी है, व्यास सम्मान। ठीक है, 1995 में। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? कुंवर नारायण, आत्मजयी 1995। आपका न भूतो न भविष्यति आपका क्या बोलेंगे? रामदरस मिश्र? नहीं जी, 2011 आम के पत्ते के लिए इनको मिला, आम के पत्ते के लिए मिला 2011 में। ठीक है, तो ये भी नहीं है। क्या बोलोगे? नरेंद्र कोहली हैं जी। कौन है? नरेंद्र कोहली। न भूतो न भविष्यति, 2012 में मिला था इनको पुरस्कार, 2012 में। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? अब भारत भारती सम्मान की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, यूपीएसआई में भी इसकी पुरस्कार राशि पूछी गई थी, तो क्या कहेंगे? यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी संस्थान का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, सबसे बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत भारती में जो साथी राशि है वो कितनी दी जाती है? शुरुआत में तो 1 लाख रुपए थी, लेकिन 5,02,000 रुपए। कितनी? 5,02,000 रुपए, 5,02,000 रुपए। ठीक है, इसके जो अंतिम विजेता रहे हैं वो 2020 में रहे। अंतिम विजेता, तो मैं आपसे प्रथम विजेता भी जानना चाहूंगा जो प्रश्न में भी पूछा है, तो पांडे शशि भूषण है, पांडे शशि भूषण है। ठीक है, भूषण है 2020 में। और सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले मिला ये महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को। आगे हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? बोलेंगे जी। ठीक है, अनुज प्रजापति जी करेक्ट कर चुके हैं उसको साथी। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, या फिर अज्ञेय जी को? तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला पहला सरस्वती सम्मान। किस वर्ष में? तो आप बोलेंगे भैया 1991 से ही शुरू हुए थे, 1991 में। और इनकी रचना का नाम क्या था जिसको दिया गया? 10 द्वार से सोपान तक। क्या बोलेंगे? क्या रचना थी? 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार सोपान भी जिसको हम कहते हैं, 10 द्वार सोपान। अभी हाल ही में आपका 33वां जो दिया गया साथी 2023 में सरस्वती सम्मान, वो किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। किसको? प्रभा वर्मा को दिया गया। ठीक है, इन्होंने एक रचना लिखी रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया प्रभा वर्मा को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? जो सलाका अवार्ड है सबसे पहले किसको दिया गया था?
तुलसीदास जी को, श्री विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा जिनको व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत आप बोलेंगे 1986-87 से शुरू हुआ था। 1960 क्या बोलेंगे, 1986 और 87 से शुरू हुआ। सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे उनका क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट थे क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो 1903 से हुए, 1903 से इन्होंने संपादन शुरू किया था इसका। प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास? क्या बोलेंगे भैया? श्याम सुंदर दास। 1900 में इन्होंने इसको शुरू कर दिया था। 1900 से 1902 तक ये संपादक रहे थे। 1900 से लेकर के 1902 तक ये संपादक रहे थे। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट जी का जो नाम आता है साथी आपका किस पत्र के लिए आता है, क्या किस पत्रिका के लिए? तो बड़ा पूछा जाता है, हिंदी प्रदीप किसकी, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की, जिसको उन्होंने 1877 में शुरू किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला समाचार पत्र अभ्युदय, बंगदूत, हिंदी प्रदीप या फिर उदंत मार्तंड? तो क्या बोलेंगे भैया? उदंत मार्तंड है। रोज आता था या सप्ताह में आता था, या पहली बार किस वर्ष में आया था बताएंगे? तो आप बोलेंगे ये भैया साप्ताहिक था, प्रथम साप्ताहिक था, और ये आया था आपका 30 मई 1826 को। इसीलिए 30 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कहाँ से? आपका कलकत्ता से। और इसके जो साथी आपका संपादक थे उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसका संपादन करते थे, वो इसके संपादक थे। तो 30 मई को हम क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, ये साप्ताहिक हो गया। मुझे बताओ हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार कौन सा है? प्रथम दैनिक कौन सा है हिंदी का? तो प्रथम दैनिक आप कहेंगे भैया, प्रथम दैनिक है हिंदी का आपका कौन सा? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण, हमारी माता जी का नाम है सुधा। क्या बोलेंगे? समाचार सुधा वर्षण। और समाचार सुधा वर्षण क्या है आपका? 1854 में, 1854 में शुरू हुआ, हर रोज आने लगा, बांग्ला में भी आता था यूं तो ये क्या बोलेंगे आपका? कहाँ से आना शुरू हुआ था भैया? कलकत्ता से आना शुरू हुआ, कलकत्ता से। और इसके जो साथी आपका संपादक थे वो कौन थे? क्या बोलेंगे? श्याम सुंदर सेन थे, श्याम सुंदर सेन थे। और मैं बात करूं आपसे भारत का पहला समाचार पत्र, तो आप कहेंगे जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में भैया जारी किया था बंगाल गजट। बंगाल गजट सब जानते हैं? बोलो भाई सारे दोस्त, बंगाल गजट किस वर्ष आया था? बंगाल गजट किस वर्ष आया था? तो आप बोलेंगे बंगाल गजट भैया 1780 में आया था, 1780, 1780। ओके, आगे। गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक हैं गीता जी के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता जी में। ठीक है, पहला अध्याय अर्जुन विषाद, अर्जुन विषाद है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो सांख्य योग है, जिसमें साथ ही 72 श्लोक हैं आपके। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष से? तो किस वर्ष से प्रस्ताव दिया गया? 14 सितंबर 1949। ये मैंने अभी जिक्र किया था आपसे थोड़ी ही देर पहले। और इसी दिन हिंदी क्या बन गई थी भैया? ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। इसी दिन राजभाषा बन गई थी, राजभाषा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? दूसरा, पहला तो सभी जानते हैं, पहले के बारे में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं पहला हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे भैया जो प्रथम हुआ 10 से 14 जनवरी तक आपका कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर किस राज्य में स्थित है? नागपुर किस राज्य में स्थित है भैया? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्घाटन किसने किया था उस समय पर? 10 से 14 जनवरी आपका साथी ये हुआ 1975, वर्ष भी पता होना चाहिए। 1975 में इसका जो उद्घाटन किया था उस समय पीएम थी आपकी इंदिरा जी, पीएम इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और इसके जो पहला जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहले के अध्यक्ष बनाए गए थे शिव सागर जी, शिव सागर। और क्या थीम रखी गई थी यहाँ पर? तो थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव
कुटुंबकम के साथ में साथ ही इसको शुरू किया गया था, वैसे वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में। ओके, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कहाँ पर हुआ था दोस्त आपका 1976 में, अगले ही वर्ष हो गया था 1976 में आपका पोर्ट लुइस में। तीसरा आपका साथी कहाँ पर हुआ बताएंगे? तीसरा 1983 नई दिल्ली। थर्ड हो गया आपका, क्या बोलेंगे भैया? थर्ड हो गया पोर्ट ऑफ स्पेन, हम बात कर सकते हैं इसमें दोस्त आपका कौन सा हो गया? पोर्ट लुइस में हुआ था, पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप। चौथा पोर्ट लुइस में हुआ, कहाँ पर हुआ था? चौथा पोर्ट लुइस में हुआ 1993 में, 10 वर्षों के बाद में। पांचवा हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में। त्रिनाद एंड टोबैगो, क्या बोलेंगे? इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इन सब से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे यूपीएसआई में तो बीच बीच में से पूछे थे कि भैया पोर्ट ऑफ स्पेन में कब हुआ था या कौन सा था आपका, जैसे लंदन में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। लंदन में हुआ था आपका दोस्त 1999, 3-3 वर्षों के अंतर पर फिर चलते रहे। सातवां पारामारिबो, ये 4 वर्ष के अंतर पर हुआ था। पारामारिबो किस देश की राजधानी है? पारामारिबो ये सूरीनाम की राजधानी है, इसमें 2003 में। आठवां न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्त आपका, आठवां न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में। ये शायद 2007 या 8 कोई से एक में हुआ था, इसका वर्ष आप देख लेना, 2007 या 8 में हुआ था। फिर साथ ही आपका फिर 4-4 वर्षों पर चलता रहा था। नवा हुआ था जोहानसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, जोहानसबर्ग में, ठीक है, जोहानसबर्ग में हुआ था। और जोहानसबर्ग में ये हुआ था दोस्त आपका 2012 में, ठीक है। फिर 10वां हुआ आपका भोपाल में, भोपाल में आपका 2015 में, भोपाल में हुआ था 2015 में। 11वां हुआ साथी आपका कहाँ पर? पोर्ट लुई में, कहाँ पर? पोर्ट लुई में, जहाँ पर साथी आपका कौन सा हुआ था बताएंगे? दूसरा हुआ था, तो पोर्ट लुइस में हुआ आपका 2018 में। और अभी कितने हो चुके हैं वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं तो 12। वही मैंने आपको होमवर्क में ले दिया है, ठीक है। हिंट मैं आपको देता हूं, जिसकी राजधानी सुबह है, वहां पर हुआ। और आज ये अंतिम क्लास है। इस कक्षा के लिए साथी आपके 2 शब्द, ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। आप किस ऊर्जा के साथ जा रहे हैं, 15 क्लासेस को कैसे कवर किया है, आपके पास समय है, ठीक है, ये करें। और इसके बाद हमारी सीधी सीधी मुलाकात होगी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? 15 अगस्त को सुबह 9 बजे। उम्मीद करूंगा आप सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है, और बड़े प्यार से शामिल होंगे। अपने सारे साथियों को, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल साथी देना चाहते हैं, उस तक ये सूचना आप भेजेंगे कि गागर में सागर 15 तारीख से शुरू हो रही है और हिंदी की शुरुआत होने वाली है। गागर में सागर की शुरुआत हिंदी से होने वाली है, तो हम सब जुड़ेंगे। गागर में सागर के बारे में साथी मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इसमें हम 300 प्रश्न रखेंगे। और 300 प्रश्न जो हम रखने वाले हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं गद्यांश को, क्योंकि आपको ही पढ़ के करना है। बाकी प्रश्न देखो हूबहू मैं बोलूं कि भैया संज्ञा का प्रश्न ऐसा ही आएगा, नाम बदले हो सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, क्रिया का कोई प्रश्न हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो मैं 300 प्रश्न आपको कराऊंगा, ये 300 प्रश्नों में से ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परीक्षा में आपको 30+ प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप गद्यांश को कर सकते हैं तो, सिर्फ इसी कक्षा से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सीखें उसको, उसके लिए आपकी बेसिक समझ सही होनी चाहिए कि आप जानते हैं संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता, बेसिक समझ आपकी कम से कम हो। तो ये अंतिम हमारा साथी प्रहार होगा। उस तक के लिए, जब तक मिलते हैं 15 तक, तब तक के लिए साथी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए, नाम रोशन करना है आपको, अपना खुद का भी, अपने परिवार का भी। और क्योंकि कहते हैं गुरु के लिए तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा, लेकिन अपने माता पिता के लिए शायद किसी और के सिलेक्शन से उन्हें वो खुशी नहीं मिल सकती, उनके लिए आप ही को सेलेक्ट होना होगा। हमारे लिए आप नहीं सेलेक्ट होंगे तो हमारा कोई और स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, तो बात चल जाती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फैमिली के लिए अपने बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, तो उनका जो प्राइड है वो आपसे है, उसको आप अचीव करेंगे और ज़रूर करेंगे। बस मैंने कहा हौसले के साथ में रहना है। तो मिलते हैं साथी आपका, आज तो मिलेंगे 3 बजे आपका जीएस के सेट में, ठीक है। वहाँ भी हमने साथी, आज मैं विविध करा रहा हूँ, हाँ 3 बजे के बारे में बता दूँ आपको। आज वहाँ पर जनरल क्वेश्चन मैंने रखे हैं विविध, जिनमें से प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है कई बार, तो उसको भी आज एंड कर देंगे, फिर 15 को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और गौरवान्वित कीजिए सब लोगों को, अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।